13,500 फुट के ऊपर वहाँ जो प्लास्टिक फेंक के आ रहे हैं या जो गर्मी ग्लोबल वार्मिंग कर दी जा रही है वहाँ, उसका ये परिणाम तो दिखाई पड़ा कि वो शिवलिंग पिघल जाते हैं पूरी तरह से। तो कृत्रिम बर्फ से उसको तैयार करके खड़ा किया जा रहा है, लेकिन कोई इसको ये नहीं सोच रहा है कि भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में हमें इस बात का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि हम पर्यावरण का कोई भी उल्लंघन न होने दें उसके नियमों। ये बात हमने कहीं सोची नहीं है। जितनी मूर्तियों का विसर्जन करते हैं उसमें सारा नदी से लेके और झील का पानी प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि उसमें बड़े केमिकल्स हैं। तो भक्ति भी हो रही है और साथ ही साथ पर्यावरण का उल्लंघन भी हो रहा है। तो आध्यात्मिक जो विचार होना चाहिए था उसके कहीं भी कोई पालन नहीं हो रहा है। तो मैंने जब ये बात कही वहाँ कि अल्लाह का दर्जा ऊपर है, अल्लाह ने सृष्टि बनाई, हवा पानी, और हम प्रदूषण कर रहे हैं, उसका कैरिकेचर बना रहे हैं, आपको कभी आंदोलन करते नहीं देखा मैंने। तो नाराज होने के बदले उन्होंने उसको बहुत सहर्ष एक स्वीकार किया, मुझे बधाई दी इस बारे में। तब मैंने उनको एक कलमा पढ़ के सुनाया। मैंने कहा कि आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि ईश्वर एक है और मोहम्मद उनका संदेश लाने वाले पैगंबर है। मैंने कहा मैं वेदों को जो मानता हूं उसके अनुसार मेरा भी कलमा आपके जैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है। मैंने अपना कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह जर्रा जर्रा रसूलुल्लाह। तो जर्रा जर्रा वर्ड पारसी का है, तो इसलिए उनके समझ में तत्काल आ गया ईरान वालों के। तो उन्होंने इसको बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा तो बिल्कुल नई चीज कह दी आपने। और बताइए कि वो मोहम्मद साहब के अपमान के ऊपर एक प्रस्ताव पास करने के लिए बुलाई गई मीटिंग थी उनके कार्टून पर, और मैंने मोहम्मद साहब को बड़े प्यार से बाहर निकाल करके मैंने कहा अकेले मोहम्मद साहब नहीं, सृष्टि का कण कण जो है वो उस अल्लाह का पैगाम दे रहा है। इतने खुश हुए कि मेरी यात्रा एक दिन और बढ़वा करके वो अपने मदरसा जो सारा केंद्र है उनका, कुम कहते हैं उस शहर को, कुम, वहाँ मुझे ले गए बड़े सम्मान से। दिन भर मेरे से सारे बड़े बड़े जो उनके मौलानास थे उन्होंने चर्चा की। तो बात ये बता रहा हूँ कि हम पर्यावरण के सारे बहस के ऊपर कहीं भी सृष्टिकर्ता को, सृष्टि नियमों को और जीवन शैली के इन सारे बातों को नहीं ला रहे हैं। प्रभात जोशी जी अभी हमारे बीच में होते तो इन सब बातों को और अच्छी तरह उठाते, और हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि हमें उस विरासत को आगे ले जाना चाहिए और आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में पर्यावरण के संकट को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। अरविंद मोहन जी और मुकुल जी इधर आए आगे तो अच्छा लगेगा। हमारे नजदीक स्वामी जी के बगल में जगह आप यहाँ भी मैं स्वामी जी के कथन में ये जोड़ना चाहता हूँ कि परिचय दे दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है तो। मेरा नाम मनोहरपुरी है। मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि रोज 100 करोड़ पक्षी या पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, वो तो ठीक है, जो लोग जानबूझ के मार रहे हैं, पर जो हम लोग अनजाने में मार रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा है। ये जो मोबाइल की ध्वनि तरंगें, दूसरी ध्वनि तरंगें, उनसे कितने छोटे पक्षी तो लगातार मरते जा रहे हैं, और जो बड़े गिद्ध और चील जैसे हैं वो जो पोल्यूशन से वो भी मरते हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा अपने जीवन के हिसाब से ध्यान दिया जाए। मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में हाँ, एक लाइन का इंटरवेंशन। ये जो बिजली जल रही है वो थर्मल से बनी है कि वो हाइड्रो से बनी है कि वो एटम प्रोसेस से बनी है, वो किस प्रोसेस से बनी है इरेलेवेंट है। ये इतनी बड़ी हिंसा के ऊपर बनी है कि स्वामी जी उस आंकड़े को देखेंगे तो बौखला जाएंगे। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट में इसको सोचे जरूर। अरविंद जी आप कुछ कहेंगे प्लीज। आपको पत्रकारिता, समानांतर और मुख्यधारा की पत्रकारिता के रिश्ते पे भी बोलना है एट सम स्टेज। नहीं सम स्टेज नहीं, मैं तो मॉर्निंग में उसी के लिए तैयार होके आया था। बस तो अभी बोल दीजिए फिर आप।
प्रभात जी से अच्छा अध्यक्ष मौका और श्रवण जी से अच्छा अध्यक्ष स्वामी जी के लिए एक अध्यक्ष हाँ जी बताएं। मैंने एक तीसरी दुनिया पत्रिका में पढ़ा था कि एक बार झारखंड में स्वामी जी गए थे और वहाँ उन लोगों के लिए और माइनिंग क्षेत्र में जो जंतु मतलब आदमी लोग मर जाते हैं उनके लिए भी कुछ काम किया था। वो कितने रोज मरते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज से, एक्सीडेंटों से। 1 लाख का सरकार का डाटा है एक्सीडेंट का, रोड का, इसका। दूसरे जो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती। दिल्ली सरकार में हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर का जब डाटा निकाला तो वो उन्होंने बताया 2 लोग मरे हैं। जब दिल्ली पुलिस से पूछा उन्होंने बताया 500 लोग मर गए हैं रिकॉर्डेड। तो ये जंतु भी जीवी हैं, इनकी ज़्यादा हत्या करते हैं कोई लोग। इस पे शायद अभी विचार करना बहुत जरूरी है। हाँ जी अरविंद जी। हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की या प्रभास जी के नेतृत्व में शुरू की 83 में। प्रभास जी उसके पहले से पत्रकारिता कर रहे थे, पत्रकारिता से भी ज़्यादा एक्टिविज्म कर रहे थे, कर चुके थे एक दौर पूरा। हम सब लोग भी जब पत्रकारिता में आए तो थोड़ी राजनीतिक गतिविधियाँ उसके पहले हमारी शुरू हो चुकी थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो पहली मीटिंग हमने 2-3 बड़ी की वहाँ दफ्तर में कि अखबार कैसा निकलेगा, क्या निकलेगा और क्या क्या हमको कवर करना चाहिए, तो उसमें ये बहस बजाबता हुई और हम सब लोगों ने ये कहा कि जनसत्ता को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटे समूह हैं, जो छोटी जमातें हैं, जो छोटी पत्रिकाएं हैं, जो छोटे शहर हैं, उन सब की खबर कैसे लें, इसका एक जाल बनाएं, एक ऐसा नेट रखें जिसमें सब लोग समेट लें और ऐसे सारे आंदोलनों को भी हम कोशिश करें कि उनकी खबर जरूर लें। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये पूरी मीटिंग में मैंने ये बात कही, फिर राम बहादुर राय जी भी थे साथ, जो हमारे 74 आंदोलन के भी सीनियर थे, उन्होंने भी ये बात कही। और फिर प्रभास जी ने बाज़ाब्ता मीटिंग में ये नोटिस लेने के तौर पे कि क्या क्या चीज़ें रखनी है, उस मीटिंग में ये कहा कि अपने 2 साथी, एक सीनियर एक जूनियर, दोनों ये बात कह रहे हैं और जो अपना नेचर है उसमें ये शामिल है कि हम ऐसी जमातों की खबर लें और खबर दें, तो हमको एक विशेष कोशिश करनी चाहिए कि जनसत्ता ऐसी खबरों को जगह जरूर दे और ऐसे जमातों को जगह दे, ऐसे लोगों को जगह दे। और उस समय की जनसत्ता ने क्या किया, ये मुझे लगता है कि इसमें से ज़्यादातर लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की तब भी खुशी है कि सारी गिरावट, सारी जनसत्ता की शक्ति कम होने और सर्कुलेशन कम होने के बावजूद जनसत्ता अभी तक उस परंपरा को निभाते रहा है। आज भी जनसत्ता किसी भी बड़े अखबार की तुलना में ऐसी सारी खबरें ज़्यादा ले रहा है, बाहर से भी खबरें लेता है। हम सब लोगों ने भोपाल गैस कांड पे जो खबर छापी थी, आप सब जानते हैं कि राजकुमार केसवानी की वो खबर पहले एक छोटे अखबार में छपी थी, फिर उस खबर को हमने लिया और उसको बड़े पैमाने पे उठाया था। ये सिर्फ प्रभास जी और जनसत्ता के साथ ही नहीं हुआ, ये मैं उसमें कर सकता हूँ कि मैं और मेरे जैसे जो लोग भी उस ट्रेनिंग से निकले थे, उन सब के साथ ये हुआ कि ये रिश्ता इस किस्म का बना रहा। मैं जब पत्रकारिता शुरू कर रहा था तो शुरुआती पत्रकारिता तो बाकी और अखबारों और पत्रिकाओं से हुई। एक पत्रिका हम सब लोगों ने उस दौर में निकाली, सामयिक वार्ता, जिससे मैं जुड़ा रहा। और इस बीच जहाँ भी हम लोग गए, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान, बड़े अखबारों में भी रहे, अमर उजाला, लेकिन जनसत्ता, ये सामयिक वार्ता हमारे लिए प्राथमिकता में शायद काफ़ी ऊंचा रहा। और आज भी सामयिक वार्ता की चिंता, चाहे वो पैसा लगा के निकालना हो, चाहे सामग्री देने में सबसे पहली प्राथमिकता उसके लिए रखनी हो, ये रही। और मुझे लगता है कि ये ज़रूरत सिर्फ अरविंद मोहन की या प्रभास जोशी की या ऐसे चंद लोगों की नहीं है। ये पत्रकारिता चाहे जो कोई भी करता है, बड़े से बड़े घराने का और बड़े से बड़े अखबार का, बड़े से बड़े चैनल का, मैं अपने 30 साल के करीब अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि सबको ये ज़रूरत लगती है कि जो बातें मन में हैं, जो समाज में हो रहा है, वो शायद हम बड़े घरानों में, बड़े अखबारों में ठीक उसी तरह से नहीं कवर कर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। अभी भी जब बात होती है, और खुलेआम भी कई दफ़े ये बात होती है, जैसे नकवी जी कहते हैं, मडोक कहते हैं कि उनके घर के लोग स्टार नहीं देखते या वो स्टार देखने की ज़रूरत नहीं महसूस करते। नकवी जी कहते हैं कि मैं खुद
अपने मन का आज तक नहीं चला पाता हूँ, जो आज तक मैं चाहता हूँ उस तरह का नहीं चला पाता हूँ। अब ये कहना मैंने कहा तो इस पे थोड़ी मेरी लड़ाई हुई, किसी सेमिनार में हम सब लोग बैठे हुए थे। हमने कहा कि अगर आज तक का हेड होके कोई ये बात कहे कि वो अपने मन की पत्रकारिता नहीं कर सकता है और मन की नहीं चला रहा है, तो फिर वो क्यों हेड है, इस बारे में उसको सोचना चाहिए और फिर उसको इस बात पे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या छोड़ के कुछ और कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और या क्या रोजगार इतना ऊपर की चीज है कि नौकरी के लिए ही। और ये मैं नकवी जी का नाम सिर्फ ले रहा हूँ, ये बात मैं कम से कम 10 लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ कि जो अखबार और जो चैनल हम चलाते हैं, बड़े जो अभी भी चला रहे हैं लोग, कि उनको ये लगता है कि जो चीजें वो करना चाहते हैं, जो होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। हम जैसे लोगों ने प्रभाष जी के नेतृत्व में अपने मन का काम किया और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, या हमसे भी ज्यादा। मैं अपना कोई बहुत क्लेम ये नहीं मानता, क्योंकि मैं सचमुच अनुवाद करते करते बाल पक गए इंडिया टुडे में, और काफी उस तरह का काम भी किया जो एकदम मन के जरूरत, जो परिवार की जरूरत और अपने भौतिक जरूरत के लिए था। इसके बाद भी अगर मन का काम हम लोग करते रहे, प्रवासी भी इसी सिस्टम में थे, कोई बहुत इससे अलग होके नहीं गए, तो ये निश्चित रूप से थोड़े अलग कमिटमेंट की मांग करता है। और जिन लोगों की इच्छा ये रहती है या ये है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको फिर ये सोचना होगा कि करियर या सुख सुविधाएं और समाज के बाकी चीज़ों में क्या कहीं टकराव है या नहीं है। और मुझे लगता है कि जो टकराव बुनियादी है उसको शायद नहीं समझने के चलते ही ये चीज़ें हैं। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो जीवन शैली से भी जुड़ी हुई हैं, हम सब उस जीवन शैली से बहुत अलग मुक्त हो गए हों ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे सवाल उठाने की क्षमता हमारी होनी चाहिए, या हम जो कर रहे हैं उस पर भी सवाल जब उठें तो उस पर उसी तरह से विचार करने की हिम्मत होनी चाहिए। जैसे अभी क्लाइमेट चेंज को लेके ही जिस किस्म की बातें 2 दिन पहले एक सेमिनार में हम सब लोग थे, उसमें काफ़ी सारी बातें ऐसी उठ के आई और ऐसी कि जो जीवन शैली शहरों की है, जो यहाँ के मध्यवर्ग या उच्च वर्ग की है, पानी की, हवा की, बाकी ज़रूरतों में उनका जो हिस्सा है, और जितनी बर्बादी वो कर रहे हैं, जितना संकट वो पैदा कर रहे हैं, संकट उनके लिए है। कई दफ़े तो ये यहाँ तक भी आ गया कि संकट उनके लिए है, शहर की झुग्गी बस्तियों के लिए संकट उतना बड़ा नहीं है। समस्या को सिर्फ इस तरह से देखना शायद मुझे लगता है सरलीकरण होगा। तो इन समस्याओं को जगह मिले बड़े अखबारों में या छोटे अखबारों में, ये मसला सेकेंडरी है। असली मसला उससे बड़ा मुझे लगता है कि हम सारे लोग जो पत्रकारिता करते हैं उनको ये पहले तय करना होगा कि ये मसले हैं या नहीं हैं। और बातें घूम फिर के आप देखेंगे कई दफ़े कि एकदम भूत प्रेत और उस पर टीवी जाते जाते या फिर लेडी गागा की कहानी और तस्वीर छापते छापते फिर चीज़ें घूम फिर के वापस, जैसे एक अन्ना आंदोलन होता है तो चीज़ें काफ़ी कुछ ट्रैक पे आती लगती हैं, समाज का हर वही नौजवान फिर नए मूड में आता है। तो ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता की ये जिम्मेवारी है बुनियादी के मुद्दों को किस किस्म से चुने, उठाए। यही पर्यावरण का मुद्दा जब चर्चा होती है गंभीरता से तो वो मसले आते हैं, लेकिन जिस दिन फिर बाकी विज्ञापन में एक फ्लश का और एक नहाने की शैली का, एक बाथरूम का ये आता है, इन सब चीज़ों पे भी चर्चा हो, इन चीज़ों की बहस हो, लेकिन आंख बंद करके अगर हम सब लोग रहेंगे अपने इर्द गिर्द के बदलाव से, अपने आसपास की चीज़ों से, जो भी कुछ घटित तो हम सब लोग एक दफ़े मुझे याद है कि तवा बांध के विस्थापितों के प्रोग्राम में गए और वहाँ से आ रहे थे, वहाँ प्रोग्राम ठीक ठाक हुआ, अच्छा हुआ। वहाँ जो मछुआरे थे जिन्होंने कोऑपरेटिव बना के काम किया था, तो वैसी ही एक मीटिंग शायद मध्य प्रदेश में और हो रही थी, सुनील वगैरह कर रहे थे जल जंगल जमीन के सवाल पे। सुबह जब हम ग्वालियर पहुंचे तो हमने अखबार सोचा देखें, तो बैनर बना हुआ था भास्कर में, इनके सिंह जी थे, श्रवण गर्ग जी थे, बैनर बना हुआ है कि आदिवासियों ने जल जंगल जमीन के लिए लड़ने। अंदर से सचमुच ये भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि हम भास्कर को और उस अखबार को कुछ ऐसा नहीं मानते थे जो इन मुद्दों को इस प्रमुखता से उठाएगा, और वो बैनर बना के उसको छापे हुए हैं। तो करने का गुण दोष हम सब लोगों
के अपने अंदर है। ठीक ये है कि हम पहचानें उनको और उन प्रवृत्तियों को किस किस्म से ऊपर करें। छोटे अखबार बड़े अखबार का साइज और नंबर और सर्कुलेशन और रेवेन्यू अपनी जगह है और वो रहेगा, उसमें कोई हर्जा नहीं है। और लेकिन मुद्दे अगर हमारे कंसर्न के, हमारी ज़्यादा गंभीरता वाले मुद्दे अगर हम उठाने की कोशिश करें तो उसमें छोटे बड़े का बहुत भेद नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। और असली बात जो मैंने शुरू में कहा कि मामला सिर्फ मालिक और अखबार और विज्ञापन और वहाँ तक का नहीं है। कहीं ना कहीं हम सब लोगों की जो पत्रकारिता करते हैं उनकी प्रायोरिटी का है, क्योंकि ये रोना फिर कोई मतलब नहीं है कि मैं अपने अखबार में वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने चैनल में वो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, विज्ञापन वाले भी आके आपको कहते हैं, आपको ये सुनाएंगे, आपको कई दफ़े उसकी परेशानी होगी, लेकिन कई दफ़े आप बेमतलब परेशानियों में भी आप जेन्युइन कारण के लिए कभी परेशान हो जाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कई दफ़े आपको लगता है कि लड़ाई होगी या इस पे बहस करनी पड़ेगी तो करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सिर्फ इस आधार पे कि आपका कैरियर सुरक्षित रहे, आपको सारी सुख सुविधाएं होती रहें, आपका कैरियर कल को आगे बढ़ जाए, इस आधार पे बड़े मुद्दों की उपेक्षा हो, वो बाकी भी चीज़ों में होनी चाहिए, खाली पर्यावरण का मतलब नहीं है। तो ये लिंक अगर खाली बना रह जाए कि मुद्दे दिख के, तो मुझे लगता है छोटे बड़े अखबार का, छोटी बड़ी मीडिया का, और आज की तारीख में मैं पा रहा हूँ कि जो पहले सामयिक वार्ता या उस तरह की पत्रिकाएं कर रही थी छोटे पैमाने पे काम, आज की तारीख में मीडिया अपने आप में कई नए रंग रूप में आ रहा है, ब्लॉग पे आ रहा है। इस किस्म के जो साइट हैं या इस तरह की सूचनाएं अब वहाँ से आ रही हैं, जिनका इस्तेमाल सचमुच अब होने लगा है बड़ी मीडिया में बड़े मज़े से, और काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले नहीं आती थी पैरेलल सर्कुलेट हो रही हैं। तो उन सब को हम कैसे उठाएं, कैसे मुख्यधारा में ले आएं, कैसे आगे करें, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। छोटे बड़े का रिश्ता इसी चिंता से बना हुआ है, और अगर ये चिंता बनी तो ये रिश्ता अपने आप बन जाएगा। इतना ही कह के मैं बहस को अरविंद मोहन जी ने बढ़ाया आगे, और उसमें एक बात सोचने की बात कही है कि भाई अगर नहीं कर सकते तो आपको छोड़ देना चाहिए, मतलब तो काफी इम्पोर्टेंट चीज है कि बहानेबाजी नहीं चलेगी। मैं भास्कर में तो काम करता हूँ पर अपना अखबार नहीं पढ़ता हूँ। है मुद्दा है बहस का, उस पर बढ़ेंगे आगे। मैं कोई संपादक नहीं, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाहते थे? अनुपम जी के पहले मैं उनके समधी होने वाले समधी से निवेदन करूंगा। मतलब आप संकेत में कह रहे हैं कि लड़की वाला हूँ, डर के बोलो। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे मन में आया था जब देवदत्त जी ने अपनी बात रखी और उसमें अरुण जी ने उस पे टिप्पणी की, तो उस पे मैं कहना चाहता हूँ, पर उससे पहले एक अपना निजी अनुभव कह दूं। मेरे जो अरविंद जी ने कहा जनसत्ता के बनने की प्रक्रिया का विवरण दिया, उस कारण से जो लेखन का मुहावरा है उसमें कहीं ना कहीं जनसत्ता में आवाहन सा रहता है, और प्रोफेशनल जर्नलिज्म के हिसाब से जो बहुत नकारात्मक चीज मानी जाएगी कि उसमें खासकर ये राम बहादुर राय तो बहुत करते थे, और उनसे जो प्रेरणा पाने वाले बहुत से मित्र हैं, वो जो है न्यूज में ही एडिटोरियल लिख देते थे। तो इसलिए फर्क करना जनसत्ता में कई बार मुश्किल हो जाता है कि ये जो पत्रकार है वो अपनी बात और अपनी राय कह रहा है या उस जिस घटना को, जिस परिदृश्य का बयान कर रहा है उसमें भी ये बात और ये विचार ऐसे ही थी। ये कई बार समझ में नहीं आता। तो जर्नलिज्म की जो किताबी समझ है उसके हिसाब से बहुत गड़बड़ झाला है। लेकिन हम
दो तथ्य ध्यान में रखने चाहिए कि एक तो हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं जो परिवर्तनवादी आंदोलनों में आए थे, खासकर जो जब पार्टियां परिवर्तन का औजार थी मुख्य लेट 60s तक थी, तो उनके माध्यम से जो लोग आए उनके लिए आज कोई मंच नहीं है अपनी परिवर्तन के सपनों आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला, खासकर प्रिंटेड ढंग से। तो उनको जनसत्ता जैसे अखबार जो प्रोफेशनल कसौटियों पे अखबार लगे या ना लगे किसी जर्नलिज्म के प्रोफेसर को, वो अपनी न होने वाली और जो हम चाहते थे कि हो उस पार्टी के सर्कुलर पढ़ के जो हमको एक ऊर्जा महसूस होती है, एक पुनर्जीवन का भाव महसूस होता है, वैसा जनसत्ता को पढ़ के होता था। और ये संस्कार इतना गहरा था कि मैं और कोई अखबार कम से कम हिंदी में तो पढ़ ही नहीं पाता था। और टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि इतने व्यापक फलक पे इतनी तरह की चीजें देता है, पर उसकी राजनीति साफ है कॉरपोरेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी बनाने की, बहुराष्ट्रीय निगमों के हिसाब से और ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल के हिसाब से तंत्र चले, तो वैसे अखबार में बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था। तो मेरे एक दोस्त दिल्ली में आए और वो एक प्रोफेशनल अखबार निकालते थे, बहुत छोटे आंचल से जो है वो अखबार राष्ट्रीय फलक पे सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाला अखबार बना। तो उनसे मेरी निजी मित्रता है, तो उनके कहने पे कि मुझे ये अखबार देखना चाहिए, मैंने बड़े जतन पूर्वक वो अखबार पढ़ना शुरू किया। और मैं किसी अतिशयोक्ति उत्तर भारत का जो प्रिय अलंकार है उसमें नहीं कह रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि प्रोफेशनल कसौटी पे वो अखबार जो मैं पहले पढ़ ही नहीं पाता था, वो बेहतर अखबार है। हालांकि वो मित्र उसमें कितने सक्रिय हैं नहीं है, पर उसकी शक्ल उन्होंने बनाई। और उसमें मैं क्यों अब बेहतर मानता हूँ कि जो जनसत्ता में छपता है उसको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उसको तो घुसा ही दिया जाता है, लेकिन व्यवस्था जो क्या सोच रही है, जिसको हम अपने वैचारिक रूप से एनिमी कैंप का बात मानते हैं, उनके तर्क और समाज में जो अलग अलग चिंतन धाराएं हैं जीने की, सोचने की, करने की, उनके बारे में जो हमारा पार्टी सर्कुलर होगा या पार्टी माउथ ऑर्गन होगा, पार्टी का मुखपत्र होगा या परिवर्तनवादियों का जो मंच होगा, उससे तो वही उद्देश्य पूरा होगा। तो जो अखबार अन्य स्रोतों मतलब जिसका धर्म सूचना देना है, तो आंदोलनकारियों की भी सूचना अगर वो न दे, जैसा कि अक्सर हो गया है, ज्यादा मतलब अन्ना हजारे के आंदोलन से जरा पीछे चले जाएं तो कितना बड़ा प्रदर्शन CPI-ML लिबरेशन ने किया था यहाँ मजदूरों का, अखबारों में कहीं वो दिखा भी नहीं। तो ज्यादातर अखबारों का ये जो संकट है, खासकर अंग्रेजी अखबारों का ये जो संकट है, इसकी ओर हम उसी तेवर से अगर एक दबाव बनाएंगे तो उनको भी वो सब करना पड़ेगा। और ये मान के चलेंगे कि ये तो मॉडर्निटी का प्रोजेक्ट है, उसमें नीति विहीन अमेरिकन उपभोगवादी स्वर्ग को ही खोजना है और अखबार उसका औजार है, तो हम ये एक तरह की, मुझे लगता है कि इतिहास या किताब की समझ है जो काल बाह्य है, जिसका हमारे सपनों और हमारी वास्तविकता, सपने भी वास्तविकता का ही हिस्सा होते हैं। तो अगर हमारे सपने का अखबार वो नहीं है तो हम उसको गाली दें, किताब के हिसाब से वो फिट हो, अच्छा हो, टाइम्स ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़े सर्कुलेशन वाला सबसे अच्छा अखबार हो, लेकिन हमारे समाज के हिसाब से हमारी पीड़ा को जो कि एक समाचार है, हमारे सपनों को जो कि एक समाचार है सामाजिक स्तर पे, उसको अगर वो नहीं बताता है तो हम उसकी, आइए संपादक जी, आप ही की निंदा कर रहा था मैं चालू रखिए। मैंने आपको घोषित कर दिया अपनी पार्टी में। ओम थानवी जी का स्वागत है। ओम थानवी जी को आज जोधपुर जाना था, लेकिन अस्वास्थ्य के कारण जोधपुर नहीं गए और प्रभाष जी का जो पुण्य स्मरण है
उसके कारण वो आपके बीच हैं, इसलिए मैं तो धन्यवाद देने का अधिकारी नहीं हूँ। प्रभाष जी की ओर से ही कोई धन्यवाद कर सकता हो। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कि अरुण जी ने जो कहा वो एक छोर है और देवदत्त जी ने कहा वो दूसरा छोर है, और दोनों बातें मुझे एक तरह की बहुत शुद्ध बातें लगती हैं। उसको किताबी भी कह सकते हैं, उसको गाली की भाषा में कहना हो अकादमिक, तो बहुत ब्राह्मणिक बातें हैं दोनों। एक ब्राह्मण कह रहा है कि भैया अखबार तो मॉडर्निटी का हिस्सा, उससे क्यों देख रहा हो। दूसरा ब्राह्मण कह रहा है कि नहीं भैया, ब्राह्मण से मेरा आशय बौद्धिक कर्म से है, तो दूसरा जन्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो दूसरा कह रहा है कि नहीं भैया नहीं, ये तो मिशन है। तो गांधी जी ने भी कहा डॉक्टरों से, वकीलों से, टीचर से कि आप तनख्वाह मत लो, तो और कोई भी बौद्धिक श्रमिक तनख्वाह ना ले। तो ये बातें व्यवहारिक जीवन में तो मुझे लगता है कि स्वार्थ और परमार्थ मिले हुए होते हैं, और उस मिलन बिंदु को ठीक से पहचानना ही आदर्श को बचा के रखता है। अगर हम उसमें चूक कर जाते हैं तो फिर या तो एक आप खुद में मानदंड बन सकते हैं। बहुत आलोक सागर हैं, फ्रंटियर ऑफ साइंस में पढ़ाते थे दिल्ली IIT में, उससे पहले अमेरिका में। अब ये अरविंद जी के जहाँ मित्र वो सुनील काम कर रहे हैं, वहीं वो जाके काम कर रहे हैं। तो वो प्रेरणा दे सकते हैं जो लोग उनको जानेंगे। लेकिन लोकतंत्र में औसत गृहस्थ जो डर भी सकता है, जो कभी कभार करप्शन के लिए पैसा भी दे देता है, अपने दाखिले के लिए सिफारिश भी ढूंढ लेता है, उसकी भी जो नैतिक ऊर्जा, जहां आज वो खड़ा है नैतिक पूंजी, उसको पुश देने के लिए एकदम एक्सट्रीम आइडियलिस्ट बात आप या तो करो या ना करो। तो इस ढंग से जब बात आती है तो फिर वो वैसे व्यक्ति आपका सम्मान तो जरूर करेंगे, आपको देवता तुल्य मान लेंगे, लेकिन उनको उससे कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर आप संपत्ति से, गृहस्थ के धर्म से, बच्चे की सामान्य मध्यम वर्गीय ढंग से शादी करने से, इन सब से अगर बच सकते हैं तो आप निश्चित तौर पे एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन जब आपको अपनी चिंतन की बात रखनी है तो आप पूरी बात रखें। जैसे मैं एक सैक्रिलेजियस को हिंदी में क्या कहेंगे, पापाचार करना चाहता हूं अरविंद जी की उपस्थिति में। अरविंद जी आजकल एक पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और उस पार्टी बनने के जो पूर्व जो हमारे वैचारिक नेता रहे हैं, उनका मैं भी चेला माना जाता हूं। तो उनके जो संपादकीय होते थे, जिस अखबार का वो नाम ले रहे हैं, उन सब का विश्लेषण करिए। उनके संपादकीय अलग होते थे, लेख अलग होते थे। तो उसमें उसका जो वैचारिक तत्व है तात्कालिक, उसमें भी मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। उसमें जो शाश्वत किस्म के वैचारिक मूल्यों की बात है उनके संस्थापक संपादक की, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें जो व्यक्तियों पे टीका है वो उस समय के व्यवस्था के जो चलाने वाले थे, जो भाजपा मानस था या वो कांग्रेस का मानस था, या कम्युनिस्ट जो जेपी आंदोलन के विरोधी थे, उसके बारे में यदा कदाई होता था। लेकिन जो समाजवादी आदर्श च्युत हो रहे हैं उसकी कसौटियों के बारे में अनुपात में और प्रतिशत में देखें तो वो ज्यादा आता था। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉरलिज्म है, जिसमें हम विश्लेषण सामाजिक शक्तियों के, मुद्दों के, इच्छाओं के, उसकी बजाय एक नैतिकता को ही अपने विमर्श का मुख्य खूंटा अगर मान लें और नैतिक निर्णय देने को अपना काम मान ले, जो धर्मराज का काम है, तो फिर राजनीति नहीं खड़ी हो सकती, कोई संगठन नहीं खड़ा हो सकता। ऐसी मेरी विनम्र राय है। और प्रभाष जी के लेखन में अगर हम जाते हैं तो वो जो समाज जीवन के विचार के प्रवाह हैं, उस पे तो अपना जजमेंट देते थे, वो निष्पक्ष पत्रकारिता वाले नहीं थे। लेकिन व्यक्तियों पे कभी कभार ही आता था। जैसे मुझे याद है बहुगुणा जी ने फास्ट किया तो वो बेल का शरबत बीच में पी लेते थे, तो इस पे आप उन्होंने उपवास का क्या मतलब है, शायद से ही कहा उन्होंने, और शायद ही पी लेते थे बेल का शरबत।
बिल भी पिया है। मेरे को बहुत स्पष्ट याद है, मैंने झगड़ा किया था प्रभात जी से कि वो 63 दिन वाला जो था प्रभात वो बहुगुणा जी का, उसमें उन्होंने किया था। या फिर चंद्रशेखर जी के बारे में, चंद्रशेखर जी के अंतिम दिनों में प्रभात जी मानने लगे थे कि इस आदमी में साम्राज्य भाव है और जो भारतीय अस्मिता की, खासकर आर्थिक तंत्र में और WTO के खिलाफ, ये आदमी उसमें एक वाह क्या प्रतीक हो सकता है। और उन्होंने मेरे को भी अपनी इमोशनल पॉलिटिकल पराक्रम से ब्लैकमेल सा किया, क्योंकि मैं चंद्रशेखर जी के बहुत खिलाफ था उनके प्रधानमंत्री बनने के, और मैं उनका सहकर्मी प्रभात जी के ही कारण बना। मुझे उसका अफसोस नहीं है, मेरे को मेरी उससे जो समझ बनी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि प्रभात जी अक्सर दूसरे की मॉरलिटी के आधार पे जज नहीं करते थे। और मैंने देखा है कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में योगदान किए हैं, वो दूसरे अपने मॉरलिटी के बारे में सजग रहते हैं, दूसरे को मॉरली असेस करते हैं, लेकिन उस पे हर समय जजमेंट नहीं देते। दूसरे एक उदाहरण राजनीति में आप देखें, सुरेंद्र मोहन जी, तरह तरह के चोर उचक्के, वहां उनका घर खुला ही रहता था, जाते थे, खाते थे। प्रभात जी के जो आयोजन है उसकी तस्वीरें अभी भी होंगी, घर के आयोजनों में भी तमाम तरह के लोगों को बुलाते थे। लेकिन जो उनके निकट कर्मी थे वो विजय प्रताप से पूछ लेते थे कि तुमने ये गाड़ी ली है तो ये किसकी गाड़ी है, इसका पैसा कैसे चलता है, तुम्हारे योगक्षेम की क्या व्यवस्था है, अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं इस लोगों से बात कर सकता हूँ। तो वो नैतिक सवालों पे, भ्रष्टाचार और अनाचार के सवालों पे बहुत सजग थे, लेकिन उसके आधार पे अपने सामाजिक विश्लेषणों को नहीं करते थे। तो पर्यावरण का जो संकट है उसको समझना, उसको ईमानदारी से कहना, और जैसा अरविंद सुझा रहे हैं कि जितना अपने अखबार में कह सको उतना उसमें कहो, बाकी अपने ब्लॉग में कहो, कहीं कहो, सामयिक वार्ता में लिखो। अब तो कई सामयिक वार्ता जैसे पत्रिका आंदोलन में उन्हीं के मित्रों ने निकाली हैं जो किशन जी से प्रेरणा पाते थे। तो ये जो दोनों काम हैं, मुख्य धारा की तमाम प्रवाह और सपने जो औसत आदमी के हैं, उसके लिए मुख्य धारा का अखबार, और जो पहले समानांतर, जिसको अपन कहेंगे समांतर, उसमें जो आता है, पहले वो मुख्य धारा के अखबार में ज्यादा प्रतिबिंबित होता था, आज कम होता है। तो वो उस कम होने में जो है अरुण जी के चिंतन का भी योगदान है। उन्होंने कहा ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें पूरा छोड़ दो इस अखबार को। जैसे वो उन्होंने अपना संपादक तो राजस्थान पत्रिका का छोड़ के और पानी चेतना यात्रा पे निकले, और वो संपादक रहते हुए पानी चेतना यात्रा को मदद करते तो वो ज्यादा कामयाब होता, या वो जाके हुआ है। ये निजी मामला हो सकता है कि समझ ज्यादा गहरी हो गई हो, लेकिन पानी चेतना आंदोलन के लिए तो व्यवस्था में भी अपने को संपादक चाहिए। तो इसलिए आपने जो किया है उसको दूसरे का स्वधर्म बनाने की जो कोशिश होती है कई बार परिवर्तनवादी लोगों में, अपने को, अपनी परिस्थिति, अपनी ऊर्जा, नैतिक, उसके हिसाब से आप जजमेंट करके और अरविंद केजरीवाल और अग्निवेश जी पे टिप्पणी करें, वो अपने को जमता नहीं है। तो उस प्रवाहों के स्तर पे बात हो। और जैसे अब अन्ना हजारे है, तो अन्ना हजारे की ताकत उनकी कोर कमेटी या उनकी टीम थोड़ी है, वो तो जनता है। तो उसके बारे में कमेंट करने में अपने को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो लाखों की तादाद में लोग आए हैं, मतलब उनके बारे में आधे वाक्य में मेरे मित्र हैं, अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। वो उन्होंने वैसे फैसला किया हुआ है कि सार्वजनिक मंचों में वो मेरे से असहमत सवालों पे नहीं कहेंगे। काफी समय तक हिंदुस्तान में छपते रहे हैं वो एडिटोरियल पेज पे। उनका मानना है कि ये तो सब अमेरिका, कांग्रेस और इसकी मिली जुली कॉन्स्पिरेसी है, और अन्ना हजारे तो कुछ है नहीं। तो भैया कॉन्स्पिरेसी है तो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सक्रिय जनता अगर उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो गई, तो उस जनता के प्रति तो थोड़ा विनम्रता हमें रखनी चाहिए। ऐसी मेरी भी विनम्र राय है। और मेरा बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पर्यावरणीय संकट को अगर पर्यावरणीय स्वराज की ओर ले जाना है, क्योंकि हर संकट एक चुनौती और अवसर भी देती है, तो हमको अपने बेसिक्स पे फिर से सोचना होगा।
और उसमें प्रभास जी एक महत्वपूर्ण प्रकाश स्तंभ हैं। और जैसा शुरू में अग्निवेश जी ने कहा कि रसूल साहब को आप ऊपर तो नहीं मानते अल्लाह मियाँ से, वैसे ही मैं प्रभास जी को जो अपने यहाँ की शुभ की परंपरा है उससे ऊपर नहीं मानता। वो इसका एक हिस्सा थे और शुभ की परंपरा का वो अंतहीन है और उसका अनादि है। तो उसमें वो एक काल खंड में आए और आज वो हमारे बीच नहीं है। तो उस पूरी विरासत के बारे में पत्रकारिता और सामाजिक कर्मी वो दोनों थे एक साथ। सामाजिक कर्मी के तौर पे उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। तो उस शुभ की परंपरा में हम कैसे कहाँ खड़े हैं, प्रभास जी एक हमको सोचने का अवसर देते हैं। और मैं आज इस अवसर पे उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए और अपना स्मरण करते हुए अपनी बात यहीं खत्म कर। अनुपम जी। आप सबको नमस्कार। विजय के बाद बोल रहा हूं, इसलिए सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ किया वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, फिर भी आप लोगों का प्यार है, इसलिए अनचाहे भी ऐसी बैठकों में बुलाया जाता हूं तो कई बार मना नहीं कर पाता, आना पड़ता है। लेकिन मैं बैठक में कम ही आ पाता हूं, बोलना भी बहुत अच्छे से नहीं आता, थोड़ा बहुत लिखा है, लिखने में बड़ी छूट मिलती है। आप कुछ कमजोर लिखे तो उसको शायद ठीक कर सकते हैं अपने हिसाब से, दूसरे को उसके बाद भी कमजोर लग सकता है, पर बोलने में उसकी गुंजाइश नहीं रहती। तो जो कुछ हमने किया उसको दूसरे लोग आदर्श मान के करें, ऐसा तो आग्रह है ही नहीं, इसीलिए तो ऐसी बैठकों में नहीं आते कि आपको कुछ बताएं और फिर आप लोगों पर कोई जजमेंट करें कि ये कीजिए, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं। वो सब सावधानी अभी छोड़ देते हैं। इसमें जो दो तीन चीजें हैं, पर्यावरण, स्वराज्य और मीडिया की भूमिका, मैं सिर्फ अपने स्वभाव और अनुभव के बारे में बताऊंगा। मुझे मीडिया की भूमिका से कभी कोई शिकायत नहीं रही। मैंने मीडिया को मुख्य धारा और गौण धारा में नहीं बांटा। कुल मिला के सारा मीडिया ही बहुत गौण धारा है समाज के विराट रूप के आगे। 3000 छपने वाला सर्वोदय जगत भी उतना ही लाचार है और 30 लाख छपने वाला अंग्रेजी का अखबार भी। वो जिन लोगों के बीच में जाता है वो सब समाज की चिंता करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी चिंताएं पिछले 100-50 सालों में फल नहीं निकल पाती। उनमें से वो हम लोगों को छोटी छोटी बैठकों में सोचना चाहिए, बजाय एक दूसरे को ठेलते हुए, होड़ करते हुए, ये कहते हुए कि मैंने ठीक किया, आपने ठीक नहीं किया। इस होड़ से बचकर जब भी कभी हम लोगों को मौका मिले, हम लोग एक दूसरे के नजदीक आ सकें। तो एक तो ये कि 24 घंटे सातों दिन चलने वाले मीडिया से कोई डरने की जरूरत नहीं। उसका एनालिसिस करेंगे कि उसमें अच्छी खबरें, मंगलकारी खबरें कितनी गई, इन्होंने शुभ शब्द का इस्तेमाल किया, वो परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम निकलेगा। छोटे अखबारों की मुख्य धारा से अलग अखबारों का विश्लेषण करेंगे, उनमें शायद 100% मंगलकारी खबरें होंगी, वो भी कहीं नहीं पहुंच पाती। इसलिए उस बहस को छोड़कर मैं आपको सन 1953 की एक घटना की तरफ ले जाना चाहता हूँ। राजेंद्र बाबू पहले राष्ट्रपति बने थे और राष्ट्रपति पद और ग्रामीण बुद्धि के अच्छे सरल हिंदुस्तानी आदमी थे। शायद उनको लगा होगा कि अमरकंटक की यात्रा कर लें, पुण्य मिल जाएगा, राष्ट्रपति होने के नाते थोड़ी सुविधा भी मिलती है। अमरकंटक गए, वो नर्मदा का स्रोत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। वहां उनके सलाहकारों ने बताया कि पड़ोस में एक पहाड़ी कोरबा का गांव है। पहाड़ी कोरबा क्या है उन्होंने पूछा होगा, तो उनको पता चला कि ये हमारे देश की प्रिमिटिव ट्राइब है। राष्ट्रपति को कभी ऐसा पूछने की इच्छा नहीं हुई कि प्रिमिटिव ट्राइब नाम कैसे रखा तुमने, हमारे समाज का हिस्सा है या नहीं है। प्रिमिटिव है, फिर प्रिमिटिव हट के एक हमारा क्लासिफिकेशन ट्राइब का है और एक हम जैसे आधुनिक लोगों का है। हिंदी अनुवाद होकर आदिवासी शब्द बना। आदि का क्या अर्थ होता है, जो हमसे पहले आया।
सचमुच अगर वो पहले आए तो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके प्रति वो सम्मान रखो, उनको पिछड़ा कैसे कहोगे? बाकी अपनी भाषा में तो हम आदि गुरु कहते हैं, तो उसको तो सम्मान देते हैं। आदिवासी को क्यों नहीं सम्मान बचा हमारे मन में? लेकिन वो बहस अभी छोड़े, उसका हिस्सा नहीं है, इतना समय नहीं होगा। राजेंद्र बाबू बड़े सीधे आदमी द्रवित हो गए जब उनको पता चला कि ये प्रिमिटिव ट्राइब है। तो ये भी बताया उनके सलाहकारों ने, बड़े अच्छे सलाहकार होंगे, कि इनकी तो कुल 7000 संख्या बची है इस दुनिया में। तो इतना बड़ा राष्ट्रपति 7000 बच्चों को उन्होंने गोद ले लिया, उन्होंने कहा ये मेरे बेटे हैं। राज का आदमी किसी को अपना बेटा गोद ले तो या तो वो संजय गांधी जैसा निकलना चाहिए, आज की तारीख में राहुल गांधी जैसा निकलना चाहिए। उन 7000 लोगों का पता नहीं चला क्या हुआ उसके बाद। राष्ट्रपति ने कोई उनके लिए विशेष योजना भी बनाई थी, उनके इलाके की बैगाचक नाम का इलाका है, उससे थोड़ा और आगे पीछे देखें तो वेरिया रल्बिन नाम के एक बहुत अच्छे मिशनरी उस इलाके में पहुंचे। उन्होंने इनको गोद नहीं लिया, उन्हीं के बीच में जाके काम करना शुरू कर दिया, वहीं विवाह किया उन्होंने। और वो उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं गए थे, उनकी सेवा करने गए थे। शायद उन्होंने उससे मिलता जुलता कोई नाम भी रखा। बाद में नेहरू जी ने उनको बुलाया, नॉर्थ ईस्ट का सलाहकार बनाया, वो उधर चले गए। उसको अचानक, जिसको अंग्रेजी में अब्रप्टली कहते हैं, उसको छोड़ के। उनका परिवार अभी भी वहीं है। आप में से कोई जाएगा तो कोई ना कोई जरूर कहेगा कि उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, उनसे मिलाएंगे। मेरी तो मिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैं क्या कहूँगा उन लोगों से जाके। वेरिया रल्बिन साहब आगे जब मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट गए, फिर लौट के उस इलाके में गए नहीं दोबारा कभी। चित्र और बदलता है। राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी एक बार उधर इलाके में गए प्रधानमंत्री बनने के बाद। वहां भी उनको इस ट्राइब का दुख दर्द बताया गया और उन्होंने कहा कि इनके विकास के लिए एक विशेष पैकेज बनाना चाहिए। लौट के आके दिल्ली आके भूले नहीं, ये उनका गुण माना जाएगा। विशेष पैकेज भी उन्होंने बनवाया, कुछ लोगों को लगाया, सामाजिक विज्ञान जानने वाले लोगों को लगाया होगा, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लगाया होगा। ये तय पाया गया कि वहाँ पर उनको आधुनिक संचार की सुविधाएं दे दें तो वो विकसित हो जाएंगे। इसलिए हर गांव में एक टेलीफोन लगना चाहिए। टेलीफोन बिजली बैटरी के चलेगा नहीं, इसलिए वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं था, तो सोलर पावर लगाकर उनकी बैटरियाँ चार्ज करने के लिए लगाया। आज आप बैगाचक में जाएंगे तो आपको कुछ 100-200 खंबे गिनने के लिए मिल जाएंगे। खंबे भर नहीं टूट पाए कार के उसमें, बाकी तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो चुका है। पहाड़ी कोरबा जहां का तहां है सन 51 के बाद आज तक। तो हम अपने समाज के इन हिस्सों की चिंता करते हैं, उनमें पर्यावरण का स्वराज्य देखते हैं। मेरा निवेदन है कि विशेषण कम से कम हम लोग लगाएं। मैं तो स्वराज्य ही पर्याप्त मानूंगा, उसमें पर्यावरण लगाना जरूरी है। कोई स्वराज्य की व्यवस्था आएगी पहाड़ी कोरबा के लिए तो उसमें क्यों नहीं बाकी सब अच्छी चीजें आ जाएंगी। तो पहला एक मेरा आपसे निवेदन है कि इससे बच सके तो अच्छा। वनवासी समाज की चिंता करने वाले बहुत हमारे साथी हैं, हम सब लोग हैं, उसमें किसी पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी तक हम उस समाज का नामकरण ठीक से नहीं कर पाए। कभी आदिवासी निकलता मुंह से, कभी वनवासी निकलता है। फिर वनवासी अगर उनको कह सकते हैं तो विजय प्रताप जी को दिल्ली वासी कहने में कोई नुकसान नहीं, कम से कम नगरवासी कहने में कोई नुकसान नहीं। हम सब लोग नगरवासी नाम से क्यों नहीं जाने जाते? इसलिए ये एरिया स्पेसिफिक नामकरण अपमानजनक है मेरे हिसाब से। आप लोगों को बाद में कभी इस पर चिंता करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह नहीं सकता, लेकिन राजस्थान में कुछ काम किया है। आप लोग दौने का आकार जानते हैं और परात का आकार भी जानते हैं। परात शब्द से सब लोग परिचित होंगे, बहुत बड़ी थाली, उसको थाली कहेंगे, तबा होता है। तो हमारे काम की सीमा दौने वाली है, उसमें हम परात वाली सब चीजें नहीं डाल सकते कभी भी। और मुझे परात वाली क्षमता वाले मित्रों से कोई ईर्ष्या भी नहीं है। तो मेरा बहुत छोटा सा अनुभव है, मैं 2-4 मिनट में आपके सामने रखूंगा।
राजस्थान में हम लोग पानी का कोई काम करते हैं तो उसके आगे ना हमने कभी पर्यावरण लगाया, न कभी स्वराज लगाया, न कभी मीडिया की भूमिका लगाई। मीडिया में कोई मित्र है, वो उसकी जिम्मेदारी है उस इलाके के बारे में रिपोर्ट करना। हमने आज तक एक भी प्रेस रिलीज उनमें से किसी को जाके नहीं दी कि यहाँ पे ये अत्याचार हो रहा है या ये हमने झंडा लगा दिया, आप इसको कवर क्यों नहीं करते। कभी भी नहीं। कोई मित्र जाना चाहे तो उसको यथासंभव कहते हैं कि तुम अपना काम करो, ये तुम्हारा काम लगे तो स्वागत है, हमारे कारण इसमें मत आओ। एक इलाके तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। जैसलमेर का एक हिस्सा है शाहगढ़। आप लोग लिखना चाहें तो लिखिए और उसको मैप में नेट पे ढूंढना चाहें तो ढूंढिए, क्योंकि ये बड़ा विचित्र इलाका है, हमारे देश में है लेकिन इसमें देश अनुपस्थित है। इस बात को आप बाकायदा लिख सकते हैं। हमारे देश के जिस संगठनों का, व्यवस्था का जो प्रतिनिधि माना गया है वो वहां पर आपको नितांत अनुपस्थित मिलेगा। शाहगढ़ में जैसे चुनाव नहीं होता, उन गांव में वोट नहीं पड़ते, क्या इसकी रिपोर्ट मीडिया को करने की जरूरत कभी नहीं लगी? वहां पर क्या क्या नहीं है इसकी सूची अगर बनाएंगे तो अस्पताल, डाकखाना, बाजार भी नहीं है, छोटी दुकान भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, स्कूल नहीं है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं है, पंचायत नहीं है। बातचीत चलते चलते यहाँ पहुंची। हम लोगों की कुछ आदत है, हम लोग जात वगैरह नहीं पूछते। सब मुसलमान आबादी है शाहगढ़ की, लेकिन मस्जिद भी नहीं दिखा, मंदिर भी नहीं दिखा। मंदिर तो तब होता जब कोई हिंदू होता, लेकिन सब मुसलमान है तो मस्जिद भी नहीं है। तो उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं होती। तो उन्होंने कहा मस्जिद का भी क्या करेंगे, इमाम कौन होगा हमारा? हम लोग तो सब दिन रात काम करते हैं और तब आनंद के साथ जीवन जीते हैं। कष्ट नहीं है उनको, खेती नहीं है, 1 इंच खेत नहीं है उस इलाके में, क्योंकि पानी नहीं है। शाहगढ़ का इलाका नो फ्लो जोन कहलाता है, जिसमें पानी इतना कम गिरता है कि पानी गिरकर जमीन पर बहता नहीं है। 50 डिग्री टेम्परेचर, तुरंत सूख जाता है, 4-5 बूंदों की बौछार होती है। क्या क्या नहीं है कि सूची चलते चलते कोई हमारे साथ मित्र थे, मुझमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि माइक करके उनसे पूछता कि आप बताइए कि बिना स्कूल के कैसे रहते हैं, बिना अस्पताल के कैसे रहते हैं, बिना मस्जिद के कैसे रहते हैं। उसने हमारे मित्र का जिज्ञासा देख के आखिरी एक वाक्य कहा जो आपको चौंका सकता है कि यहाँ कोई पटवारी भी नहीं है भाई, यानी स्वामित्व नहीं है, जमीन की कीमत नहीं है, सिर्फ पानी की कीमत है। हमारी एक किताब पर अभी अरविंद भाई ने कुछ प्रशंसा में कुछ लिखा है, उस किताब का शीर्षक है आज भी करें तालाब। शाहगढ़ में वो किताब आपको अनुपस्थित मिलेगी, क्योंकि कोई तालाब नहीं बन सकता। बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन तालाब भी बनाना मूर्खता होगी। इतना कम पानी गिरता है, गर्म तवे पर 2 बूंद पड़ते ही छन्न हो जाता है। कुछ कुएं समाज ने ढूंढ के रखे, उनमें मीठा पानी है। सरकार कभी आई नहीं है, लेकिन एक आध कोई सुंदर अधिकारी कभी धोखे से शाहगढ़ पहुंचा तो उसने एक ट्यूबवेल लगाया, वो इतना खारा था, वो अभी ट्यूबवेल आपको हैंडपंप लगा मिल जाएगा। इस इलाके में जो स्वराज है, जिस तरह से लोग मिल के रहते हैं, तलाक तक की बात है। तो उन्होंने कहा तलाक दे के जाएंगे कहाँ, किसको छोड़ के जाना और किसको अपनाना, ये हमारा समाज है। तो ये चीजें से धीरे धीरे निकल के जैसलमेर में थोड़े अपनी तरफ आइए। शाहगढ़ तो बिल्कुल ही ऐसा इलाका हो गया। क्या शाहगढ़ पर कभी किसी मीडिया को, जैसलमेर में वहाँ के पत्रकार को, वहाँ RSS